देखो, अब तुम बताना प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा था। देखो, जो क्रोमोसोम थे एस फेज में उनका क्या हो गया था, डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम का हुआ था या डीएनए कंटेंट का हुआ था? डीएनए कंटेंट का। डीएनए कंटेंट डबल हो गया था एस फेज में, पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहा था। अब डीएनए कंटेंट डबल तो हो गया था, पर वो उलझा हुआ था। उलझा हुआ मतलब वो टैंगल्ड था, है ना। पर प्रोफेज में आके वो कैसा हो गया था, अनटेंगल्ड, मतलब सुलझना शुरू हो गया था। और जो डीएनए यूं ही पड़ा हुआ था, अब उसका पैकेजिंग शुरू हो गई थी, मतलब कंडेंसेशन शुरू हो गई थी। जो डीएनए यूं ही पड़ा हुआ था वो एक स्ट्रक्चर ले लेगा, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पहले तो डीएनए यूं ही पड़ा हुआ है, अब जब वो पैक होके एक स्ट्रक्चर बना देगा तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्रोमोसोम। क्या है, क्रोमोसोम। मतलब पहले क्रोमैटिन बनेगा और क्रोमैटिन से फिर क्रोमोसोम बनेगा। ये हुआ था ना प्रोफेज में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, किसकी फॉर्मेशन शुरू हुई थी प्रोफेज में, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन शुरू हो गई थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई थी। और जो हमारा डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई तो डीएनए यूं ही पड़ा रहेगा पूरे सेल में। साथ में जो भी सेल ऑर्गेनेलीज थे जैसे गोल्जी बॉडी, ईआर, ये सब डिसअपियर हो गए थे, है ना, खत्म हो गए थे। यही सब पढ़ा था प्रोफेज में। फिर प्रोफेज के बाद कौन सा फेज था, मेटाफेज। अगर हमें किसी क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, किसी क्रोमोसोम का अच्छा स्ट्रक्चर देखना है, तो कौन से स्टेज में देखेंगे, मेटाफेज में। क्योंकि पूरा जो कंडेंसेशन होता है ना क्रोमोसोम का, कि हाँ अब क्रोमोसोम अच्छे से फॉर्म हो गया, अच्छे से उसका स्ट्रक्चर बन गया, वो कहाँ पे बनता है, मेटाफेज में। तो मेटाफेज जो है, बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज इज मार्क्ड बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो रही थी ना, जब वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी तो हम कहेंगे कि कौन सा फेज शुरू हो गया, मेटाफेज। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई तो क्रोमोसोम कहाँ होंगे, ऐसे ही फैले होंगे पूरे सेल में, स्प्रेड होंगे ना, बिल्कुल। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। एस फेज में जो हमारा डीएनए था वो ऐसे ही उलझा हुआ पड़ा था। फिर प्रोफेज में क्या हुआ, वो कंडेंस होना शुरू हुआ। और जब मेटाफेज आया तो वो कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। अब क्रोमोसोम अच्छे से पैक हो गया, ठीक है। जो डीएनए है उसकी अच्छे से पैकेजिंग हो गई, और उस फाइनल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन के बाद क्रोमोसोम। अब जो नए क्रोमोसोम बने हैं उन्हें हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। अब जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर बताए थे वो दोनों अपोजिट पोल से निकलेंगे और काइनेटोकोर ऑफ सेम क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे और क्रोमोसोम को इक्वेटर पर लेके आएंगे। इसमें क्या बताया था, प्रोफेज में अगर तुम्हें याद हो, उससे पहले एस फेज में बताओ, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ था ना, है ना, क्योंकि दोनों सेल को अपना अपना सेंट्रियोल चाहिए। तो एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया था, यहां भी सेंट्रियोल और यहां भी सेंट्रियोल, इनका डुप्लीकेशन हो गया। पर प्रोफेज में ये कहां पे चले गए थे, ऑपोजिट पोल पे, है ना। एक ऊपर वाले पोल पे चला गया और एक नीचे वाले पोल पे। और ये जो सेंट्रियोल थे इनके साइड में क्या बन गए थे, माइक्रोट्यूब्यूल। उन माइक्रोट्यूब्यूल का नाम क्या दिया था, एस्टर। क्या नाम दिया था, एस्टर। और एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, इनको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, माइटोटिक अपैरेटस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये सेंट्रियोल यहाँ आ गया और एक ऊपर वाले पोल पे आ गया। लेकिन जब हम मेटाफेज देख रहे हैं तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो अच्छे से अरेंज्ड है, यूं ही पड़े हुए हैं, यूं ही पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई ना, तो क्रोमोसोम जो है हमारे यूं ही पड़े हुए हैं पूरे सेल में, ठीक है। कहीं कहीं बिखरे हुए थे क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल, और यहाँ भी क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल। अब इनसे निकलेंगे डिसकंटिन्यूअस फाइबर। डिसकंटिन्यूअस फाइबर मतलब स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे और वो अटैच हो जाएंगे। जैसे यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर निकला तो ये यहाँ पे किस स्ट्रक्चर से अटैच होगा, काइनेटोकोर से। किससे अटैच होगा, काइनेटोकोर से। ये बताया था ना कि ये क्रोमोसोम है और सेंट्रोमियर के आसपास जो डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, उस डिस्क शेप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। और इसी काइनेटोकोर से आके अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो देखो यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर आया और यहाँ से भी आएगा एक स्पिंडल फाइबर। जो दोनों स्पिंडल फाइबर आते हैं वो सेम क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होंगे, ठीक है।
फिर यहां से एक स्पिंडल फाइबर आया और यहां से एक स्पिंडल फाइबर आया, तो ऊपर से और नीचे से टोटल 2 स्पिंडल फाइबर आते हैं और दोनों सेम क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। अब ये कहीं कहीं बिखरे हुए थे ना क्रोमोसोम्स, तो स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, इन क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पे अरेंज कर देंगे। कहाँ अरेंज कर देंगे, इक्वेटर पे। इक्वेटर ये वाली पोजीशन थी, तो अब सारे क्रोमोसोम यहाँ पे आके अरेंज हो जाएंगे। कौन सी पोजीशन पे, इक्वेटर पे। कहाँ पे, इक्वेटर पे। अब ये जो अरेंजमेंट हुई है ना, ये पूरी जो प्रोसेस हुई है, इसको बोलते हैं कांग्रेशन। क्या बोलते हैं, कांग्रेशन। और यहाँ पे बन गई इक्वेटोरियल प्लेट। कौन सी प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट। इसको बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट। माइटोसिस में बस एक मेटाफेजिक प्लेट बनती है। कितनी मेटाफेजिक प्लेट बनती है, एक। पर मियोसिस में 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी। कितनी बनेंगी, 2। तो अब देखो इसको, देखो जो ये क्रोमोसोम अब इक्वेटर पे आ गए, इस प्रोसेस को क्या बोला, कांग्रेशन। क्या बोला, कांग्रेशन। और ये जो क्रोमोसोम अब इक्वेटर पे अरेंज हो गए हैं, पहले तो यूं ही बिखरे हुए थे ना, अब स्पिंडल फाइबर्स की वजह से इक्वेटर पे अरेंज हो गए, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई मेटाफेजिक प्लेट की। माइटोसिस में कितनी मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, बस एक मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। और अगर हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है तो बेस्ट स्टेज कौन सी है, मेटाफेज है। ठीक है। उसके बाद देखो एक और बात बताई थी कि ठीक है ये क्रोमोसोम अरेंज हो गए इक्वेटर पे, यहाँ पे क्या होगा, जो पेरीफेरी है, जो बिल्कुल किनारे हैं, वहां पे होंगे बड़े क्रोमोसोम और जो सेंटर है वहां पे होंगे छोटे क्रोमोसोम। ठीक है। उसके बाद काइनेटोकोर, तुम्हें पता है डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं और इन काइनेटोकोर से ही आके अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर्स। ये काइनेटोकोर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो पहले ये क्रोमोसोम यूं ही पड़े हुए थे ना, फिर स्पिंडल फाइबर आके अटैच हुए और ये मेटाफेजिक प्लेट बन गई। अब ये जो एक स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्रोमेटिड, और ये भी क्या है, क्रोमेटिड। दोनों क्रोमेटिड आपस में एक प्रोटीन से जुड़े होंगे। प्रोटीन का नाम कोहेसिन प्रोटीन। क्या है नाम, कोहेसिन प्रोटीन। अब नेक्स्ट आता है एनाफेज। कौन सा फेज, एनाफेज। देखो जैसे पेरेंट के पास था ये क्रोमोसोम है ना, अब एस फेज में क्या हो गया, डुप्लीकेशन। लेकिन वो यूं ही पड़ा हुआ था, इस तरीके से अरेंज्ड नहीं था। इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट हुई, प्रोफेज में शुरू हुई और मेटाफेज में बिल्कुल कंप्लीट हो गई, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, जैसे अरेंज हो गया था ना मेटाफेज पे, बिल्कुल यूं हो जाएगा क्योंकि डीएनए कंटेंट क्या हो गया था, डबल। एस फेज में डीएनए कंटेंट डबल। यहाँ क्रोमोसोम कितने हैं, एक। मान लो ये जीवन फेज है, एक क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट 1C, डीएनए कंटेंट 1C। ये है मेटाफेज। मान लो ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम अरेंज है यहाँ पे, ये मेटाफेज है। मेटाफेज में क्रोमोसोम कितने हैं, एक क्रोमोसोम है, पर डीएनए कंटेंट 2C, डीएनए कंटेंट 2C। अब ये काम हो तो एस फेज में ही गया था, पर हमें अच्छे से दिखना शुरू हुआ कौन से फेज में, मेटाफेज में अच्छे से दिखाया क्रोमोसोम। ठीक है। अब ये अरेंज तो है यूं, पर हमें माइटोसिस करके कितने सेल बनाने हैं, दो सेल बनाने। तो दोनों सेल के पास अपना अपना क्रोमोसोम होना चाहिए ना। अब ये जो है यहाँ पे ये दोनों क्रोमेटिड आपस में कौन से प्रोटीन से जुड़े हैं, कोहेसिन प्रोटीन से जुड़े हैं। तो अगर हमें इन्हें अलग करना है तो कोहेसिन प्रोटीन को तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आया था, सेपरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आया था, सेपरेज एंजाइम। तो सेपरेज एंजाइम ने आके कोहेसिन प्रोटीन को तोड़ दिया, है ना। यहाँ पे आएगा कौन सा एंजाइम, सेपरेज एंजाइम। अब सेपरेज एंजाइम आएगा तो दोनों क्रोमेटिड क्या हो गए, अलग अलग। दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो गए, पर अब इन्हें क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, अब इन्हें बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम। पर अभी तक ये सारी चीजें हम किस में पढ़ रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस में पढ़ रहे हैं ना। मतलब अभी तक ये सब न्यूक्लियस में चल रहा है। कहाँ चल रहा है, न्यूक्लियस में। मतलब अब ये जो दो डॉटर क्रोमोसोम बने हैं,
अभी ये एक ही सेल में है, समझ रहे हो। हम क्या देख रहे थे कि एक सेल है, सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है ना। तो ये जो अभी हम सारे फेज पढ़ रहे हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब अभी न्यूक्लियस में चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो ये हमारे दो डॉटर क्रोमोसोम बने हैं, ये अभी दोनों कहाँ पे हैं, न्यूक्लियस में ही है, ठीक है। लेकिन एनाफेज तक क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तुम्हारे पास, क्योंकि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई थी। तो अभी एनाफेज में ये दो क्रोमोसोम बन तो गए, पर ये न्यूक्लियस के अंदर अभी एनक्लोज्ड नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी नहीं है। तो देखो, जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज इंटरफेज, इंटरफेज का सबसे लंबा फेज जीवन फेज, इंटरफेज का सबसे लंबा फेज जीवन फेज। और फिर हमने देखा था माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फिर कैरियोकाइनेसिस में हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब कैरियोकाइनेसिस का सबसे बड़ा फेज प्रोफेज और सबसे छोटा फेज एनाफेज। तो एनाफेज जो है वो माइटोसिस का शॉर्टेस्ट फेज है। यहाँ पे कोहेसिन प्रोटीन को हमें हटाना है, कौन से एंजाइम से, सेपरेज एंजाइम से हटाना है। और अब जो हमने दो डॉटर क्रोमोसोम बनाए, दोनों के पास अपना अपना सेंट्रोमियर होना चाहिए ना, पर हमारे पास कितना सेंट्रोमियर था, बस एक सेंट्रोमियर था। सेंट्रोमियर भी दो चाहिए, तो जो एनाफेज है उसमें सेंट्रोमियर का होगा डुप्लीकेशन। क्या होगा, डुप्लीकेशन। जो हमारे पास मेटाफेज था, मेटाफेज में क्रोमोसोम यू था ना, कितने सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर। अब एनाफेज में आके हमने दो तो बना लिए, पर सेंट्रोमियर सिर्फ कितना है, एक है। तो एनाफेज में सेंट्रोमियर का क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन, ताकि इसके पास भी अपना सेंट्रोमियर और इसके पास भी अपना सेंट्रोमियर। अब कितने क्रोमोसोम बन गए, दो क्रोमोसोम बन गए, ठीक है। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से ही देखते हैं ना, ठीक है। तो डुप्लीकेशन हो गया सेंट्रोमियर का, और अब दोनों, हर एक जो सेंट्रोमियर क्रोमेटिड है, उस क्रोमेटिड के पास अपना खुद का सेंट्रोमियर है, ठीक है। लेकिन अब इन्हें हम क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे। तो जैसे ये जो है, ये एक क्रोमेटिड दिखाया हुआ है, जिसको मैं ऐसे सर्कल करके बनाती हूँ ना, ये क्या है, एक क्रोमेटिड, बस स्ट्रेट लाइन से दिखाया हुआ है, ये सेंट्रोमियर है। तो अब इनके पास खुद का क्या आ गया, सेंट्रोमियर। मतलब ये पहले यूं चिपके हुए थे इक्वेटर पे, फिर अब जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये छोटे हो गए, स्पिंडल फाइबर छोटे हो गए, तो इन्हें क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। मतलब पहले ये चिपके हुए थे ना मेटाफेज में इक्वेटर पे, अब ये क्रोमेटिड सॉरी स्पिंडल फाइबर छोटे हो गए, तो ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। आया समझ, ये दोबारा बताऊं भूमिका। As each chromosome move away from equatorial plate, the centromere remain directed toward the pole. अब तुम्हें ये भी बताया था, ये जो डायग्राम है ना, यूं दिखाया हुआ है, जैसे मेटाफेज में यूं था ना क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड ये और एक ये, तो स्पिंडल फाइबर अटैच थे इनके साथ। अब स्पिंडल फाइबर अगर छोटे हो जाएं, स्पिंडल फाइबर छोटे हो जाएंगे, तो ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा और ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो क्या हो जाएगा एनाफेज में, ये क्रोमेटिड अलग और ये क्रोमेटिड अलग, यानी एक ये डॉटर क्रोमोसोम बन गया और एक ये डॉटर क्रोमोसोम बन गया। ये तो हुआ एनाफेज में, है ना। लेकिन अब देखो, जैसे ये एक है तुम्हारे पास, अब इसको अगर मैं इन दोनों को नीचे की तरफ झुका दूं, तो ये कैसा बनेगा, यू बनेगा ना, समझ रहे हो। और जो नीचे वाला है, नीचे की तरफ जो दिखाया था तुम्हें, वो यू बनेगा, क्रोमेटिड यूं ही बनेंगे ना। मतलब ये एक सीधा क्रोमेटिड है, इन दोनों को अगर मैं नीचे की तरफ झुका दूं, तो यूं ही बनेगा कुछ स्ट्रक्चर, कर रहे हो विजुअलाइज। तो अब ये जब ऊपर की तरफ जाएगा, पोल की तरफ, तो ऊपर कौन है, सेंट्रोमियर है या क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर। मतलब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा, तो सेंट्रोमियर आगे होगा और जो आर्म है वो पीछे होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं
कि सेंट्रोमियर जो है वो लीडिंग एज पे है और जो आर्म है वो ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब आर्म पीछे पीछे। ठीक है, सेंट्रोमियर इज एट लीडिंग एज एंड आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड। इसी तरीके से नीचे भी ये आगे आएगा तो सेंट्रोमियर है पोल की तरफ और आर्म इसके पीछे पीछे, तो सेंट्रोमियर लीडिंग एज पे और आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड। ये बात आई समझ? उसके बाद एनाफेज के दो की एलिमेंट्स हैं कि पहली बात तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा। हमारे पास बस एक सेंट्रोमियर था पर अब वो स्प्लिट होके कितने सेंट्रोमियर बना देगा? 2। तो सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन होता है कौन से फेज में? एनाफेज में। लेकिन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा एस फेज में। सेंट्रियोल का एक और नाम सेंट्रोजोम। ठीक है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में पर सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन एनाफेज में, इसको मत भूलना। उसके बाद जो क्रोमेटिड है यहाँ पे वो क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे एनाफेज में और अब हम उन्हें क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डॉटर क्रोमोसोम। सेल नहीं बना है अभी, एक ही सेल में है दोनों क्रोमोसोम। अब जो क्रोमेटिड होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? ऑपोजिट पोल पे। ठीक है, अलग हो जाएंगे और ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे, जिसमें सेंट्रोमियर होगा पोल की तरफ और उसकी आर्म होगी पीछे। ठीक है, सेंट्रोमियर लीडिंग एज पे और आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड। अब नेक्स्ट आता है टीलोफेज। तो टीलोफेज में वो सारे इवेंट्स होंगे जो होंगे ऑपोजिट टू प्रोफेज, मतलब जैसा प्रोफेज है उससे उल्टा सब किस में होगा? टीलोफेज में। देखो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई थी तो टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएगी, तो नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी ऑन ईच पोल अराउंड डॉटर क्रोमोसोम। अब जो हमने डॉटर क्रोमोसोम बनाए हैं, एक डॉटर क्रोमोसोम ऊपर वाले पोल पे गया और एक डॉटर क्रोमोसोम नीचे वाले पोल पे गया, तो जो ऊपर वाले पोल पे गया उसके अराउंड भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और जो नीचे वाले पोल पे उसके अराउंड भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कितनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई? 2। एक ही सेल में 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। अब न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया था प्रोफेज में? डिसअपियर। तो यहाँ पे बन जाएगा नया न्यूक्लियोलस और वो जो नया न्यूक्लियोलस है वो बनेगा एनओआर पे। कहाँ बनेगा? एनओआर पे बनेगा। एनओआर का मतलब होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। क्या होता है? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। क्रोमोसोमल रीजन इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। ये ऐसा एरिया है जहां पे न्यूक्लियोलस बनेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें उल्टी हुई हैं प्रोफेज की। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है। वहां पे न्यूक्लियोलस भी खत्म हो गया था, यहाँ पे न्यूक्लियोलस बन गया है। वहां पे जो सेल ऑर्गेनेलीज थे जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सब खत्म हो गए थे, यहाँ पे ये फिर से बन जाएंगे, रिफॉर्म हो जाएंगे। अब प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हुए थे, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर खत्म। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था कि जो शुरू में हमने डीएनए देखा था वो डीएनए यूं ही उलझा हुआ पड़ा था, फिर हमने उसकी पैकेजिंग करके उसका अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया, क्रोमोसोम बना दिया मेटाफेज तक आते आते। अब हमें उन्हें अलग करना था तो एनाफेज में हमने उन्हें अलग कर लिया, लेकिन वापस से हमें उसको उसी उलझी हुई फॉर्म में बनाना है। तो शुरू में डीएनए हुआ था, उलझा हुआ पड़ा था, कंडेंस किया, अच्छा स्ट्रक्चर दिया। अब टीलोफेज में आके वो डीकंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीकंडेंस, मतलब फिर से उलझ जाएगा, जैसा था वैसा ही उलझ के पड़ा रहेगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है टीलोफेज में उसका क्या होगा? डीकंडेंसेशन। क्या होगा? डीकंडेंसेशन। प्रोफेज में क्या हुआ था? कंडेंसेशन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन। वहां पे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना था, यहाँ क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन जाएगा। और क्रोमोसोम जो पहुंच गए अपने अपने पोल पे, वो डीकंडेंस हो जाएंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे। इंडिविजुअलिटी लूज करने का मतलब है अच्छे से स्ट्रक्चर बना हुआ था ना, अब वो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, यूं ही टेंगल्ड फॉर्म में पड़ा रहेगा डीएनए। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब क्या हमें अलग अलग क्रोमोसोम दिखाई देंगे? टीलोफेज में हम अलग अलग क्रोमोसोम
नहीं देख सकते क्योंकि उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दी। एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल। अब हमें पोल पे क्रोमोसोम नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे? क्रोमेटिन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रोमेटिन मिलेगा। क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। वही बताया हुआ है, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दी उन्होंने। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई थी और नीचे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई थी, तो ऊपर भी एक न्यूक्लियस बन गया और नीचे भी एक न्यूक्लियस बन गया। तो देखो क्या हुआ टीलोफेज में, ये एक पूरा सेल है, इस सेल में क्या होगा? ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और नीचे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। ठीक है, अब फाइनली हमें क्या करना है? कितने सेल हमारे पास टीलोफेज तक? एक सेल है, पर न्यूक्लियस कितने हैं? दो न्यूक्लियस है। पर हमें तो माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बनाने थे? दो सेल बनाने थे। तो अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, हमें इसका डिवीजन करना है, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो हमने माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर लिया, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज था। और अब आएगा क्या? साइटोकाइनेसिस। क्योंकि एक सेल के पास दो न्यूक्लियस तो आगे, पर अब हमें तो चाहिए दो सेल, और दो सेल होने के लिए साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस। अब ब्रेक ले लो 2 मिनट का। देखो, ये तो हमने देख लिया सेल साइकिल में इंटरफेज और एम फेज। लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज, इंटरफेज का भी लॉन्गेस्ट जीवन, और एम फेज का लॉन्गेस्ट प्रोफेज, और सबसे छोटा एनाफेज। उसके बाद हम चले थे जीवन फेज से। अब जीवन फेज में क्या था? शुरू में मान लो 2 क्रोमोसोम थे और वो यूं ही पड़े हुए थे। 2 क्रोमोसोम थे तो डीएनए कंटेंट कितना हुआ? 2C। और ये दोनों क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट? अभी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब जीवन फेज के बाद आया एस फेज, कि ये 2 क्रोमोसोम थे, तो क्रोमोसोम तो अब भी कितने रहे? 2, पर डीएनए कंटेंट एस फेज में कितना हो गया? डबल, 4C हो गया डीएनए कंटेंट। और G2 में भी डीएनए कंटेंट भी उतना ही रहा और क्रोमोसोम नंबर भी उतना ही रहा। उसके बाद आ गया प्रोफेज। अब प्रोफेज में जो ये डीएनए यूं ही पड़ा हुआ था, इसका कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन हो गया तो अभी हमें कुछ यूं दिखने लग गया, पर प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो खत्म होगी। तो मेटाफेज में ये क्रोमोसोम यूं ही पड़े हुए थे, पर स्पिंडल फाइबर्स ने आके इन्हें अरेंज कर दिया मेटाफेजिक प्लेट पे, तो यहाँ बन गई मेटाफेजिक प्लेट। और कितनी मेटाफेजिक प्लेट बनी मेटाफेज में? एक मेटाफेजिक प्लेट बनी। उसके बाद आया हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ कि ये जो क्रोमेटिड थे, अब इसके पास कितने क्रोमेटिड हैं? क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड, और इसके पास 2 क्रोमेटिड हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने क्रोमोसोम बन गए? अब 4। तो एनाफेज में कितने क्रोमोसोम है हमारे पास? 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये चारों क्रोमोसोम जो बने, अभी हम क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे। अब ये कहाँ चले गए? पोल पे चले गए। पोल में सेंट्रोमियर लीडिंग एज पे और टेल पीछे पीछे, आर्म पीछे पीछे। उसके बाद आया टीलोफेज। अब टीलोफेज में इन दोनों की तरफ क्या बन गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, और ये जो कंडेंस्ड था अब हो गया डीकंडेंस्ड। क्या हो गया? डीकंडेंस्ड। हाँ, अब न्यूमेरिकल पता है क्या आता है? शुरू में बताओ कितने क्रोमोसोम लेके चले थे पेरेंट के पास? 2 क्रोमोसोम लेके चले थे। अब पूछ लेगा टीलोफेज में बताओ कितने क्रोमोसोम है? 2। टीलोफेज में कितने? 2। और एनाफेज में पूछ लिए तो 4। एनाफेज में पूछ लिए तो 4। मेटाफेज में पूछ लिए तो 2। तो यूं ध्यान रखना है न्यूमेरिकल। ठीक है, अब ये तो मैंने छोटा एग्जांपल लिया 2 क्रोमोसोम का। एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बोलती हूँ, वो करके बताओ। क्लियर हुआ? माइटोसिस कर सकते हो ना, कितने भी क्रोमोसोम दिए हो, स्टेजेस को ध्यान में रख के सॉल्व कर लोगे न्यूमेरिकल। देखते हो इसमें है क्या? नहीं है।